हाय दोस्तों, आज की सीरीज है द लास्ट ऑफ अस सीजन 1। HBO ने जब पहली बार अनाउंस किया कि नॉटी डॉग के 2013 के पॉपुलर वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस पर एक टीवी सीरीज बन रही है, तब से बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे। जल्द ही द लास्ट ऑफ अस का सेकंड सीजन भी आने वाला है, तो उससे पहले सीजन 1 तो देखना बनता है। चलिए शुरू करते हैं। 1968 में एक टीवी चैट शो हो रहा है जिसमें साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में डिजीजेस कैसे होंगे। पहले साइंटिस्ट का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा एक कंटेजियस वायरस से है जो एयर ट्रैवल के जरिए पूरी दुनिया में फैल सकता है और पैंडेमिक ला सकता है। दूसरे साइंटिस्ट का ओपिनियन थोड़ा अलग है। वो कहते हैं फंगी ज्यादा डेंजरस है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में गर्मी बढ़ी तो फंगी इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें माइंडलेस ज़ॉम्बीज बना सकते हैं जो सिर्फ इन्फेक्शन फैलाने का काम करेंगे। 35 साल बाद टेक्सास में एक टीनेज लड़की सैरा अपने डैड जॉयल के साथ रहती है। सैरा अपने डैड के लिए बर्थडे केक खरीदने जाती है, लेकिन वो वॉच रिपेयर करने की सोचती है क्योंकि जॉयल की वॉच खराब है। जब सैरा वापस घर आती है तो वो देखती है कि आस पड़ोस में कुछ अजीब हो रहा है। पुलिस की गाड़ियाँ और हिंसा बढ़ रही है। रात में जॉयल घर आता है, तभी टॉमी का फोन आता है। वो जेल में है। टॉमी बताता है उसने एक आदमी को बचाने के लिए फाइट की, इसलिए उसे बेल चाहिए। जॉयल टॉमी को बेल कराने निकल जाता है। आधी रात को हेलीकॉप्टर की आवाज से सैरा की आंख खुल जाती है। वो देखती है उसके डैड घर पर नहीं है। टीवी पर इमरजेंसी अलर्ट चल रहा है। सैरा अपने पड़ोसी के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसी बुरी तरह घायल हैं। वो भागती है, लेकिन इन्फेक्टेड औरत उसका पीछा करती है। एंड मौके पर जॉयल और टॉमी आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन्फेक्शन लोगों को एग्रेसिव ज़ॉम्बीज बना रहा है। तीनों मिलकर शहर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैल चुका है कि शहर से निकलना मुश्किल हो जाता है। रोड ब्लॉक है, ट्रैफिक जैम है। एक प्लेन क्रैश से इनकी कार डैमेज हो जाती है। जॉयल अपनी इंजर्ड बेटी सैरा को उठाकर भागता है, लेकिन एक सोल्जर इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। टॉमी सोल्जर को मार देता है, लेकिन सैरा को भी गोली लग जाती है। जॉयल अपनी बेटी को बचा नहीं पाता और सैरा उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। इस हादसे के 20 साल बाद यानी 2023 में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इन्फेक्टेड लोग इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। क्वारंटीन जोन्स बने हुए हैं जिसे फेडरा नाम की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। जॉयल अब भी जिंदा है, बट वो एक सख्त इंसान बन चुका है। वो अपने भाई टॉमी को ढूंढने का प्लान बनाता है। जॉयल एक ब्लैक मार्केट सेलर से डील करने जाता है, लेकिन वो जॉयल को चीट करने की कोशिश करता है। यहीं पर एली इंट्रोड्यूस होती है, जो एक टीनेजर है। मैरलिन जो फायरफ्लाइज की लीडर है। फायरफ्लाइज एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जो फेडरा के अगेंस्ट लड़ रहा है। मैरलिन एली को इनके बेस तक पहुंचाने के लिए जॉयल से एक डील करती है। इस डील से जॉयल को अपने भाई टॉमी तक पहुंचने का चांस मिलेगा। जब जॉयल, टेस और एली क्वारंटीन जोन से भाग रहे होते हैं, तब एक सोल्जर इन्हें रोक लेता है। जॉयल उसे मार देता है। इन्हें पता चलता है एली इन्फेक्टेड है। उसके कहने पर जॉयल और टेस उसे अपने साथ ले जाते हैं, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि फायरफ्लाइज उन्हें टॉमी तक पहुंचाने में हेल्प करे। अब हमें 2003 का दिन दिखाया जाता है। रत्ना जो एक माइकोलॉजी की प्रोफेसर है, अथॉरिटीज उन्हें एक प्राइवेट लैब में ले जाती है। उन्हें एक खास फंगस का सैंपल चेक करना है। जब वो देखती है तो उन्हें पता चलता है ये ऑफिकॉर्डिसिप्स फंगस है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये किसी इंसानी बॉडी के अंदर कैसे मिला। वो इस बात से काफी हैरान है। उन्हें बताया जाता है ये औरत फैक्ट्री में काम करती थी और अचानक वॉयलेंट हो गई। अथॉरिटीज उनसे गाइडेंस मांगते हैं ताकि इस इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। रत्ना सजेस्ट करती है कि पूरी सिटी को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। अब हम वापस 2023 में आते हैं। एली एक पुरानी बिल्डिंग में जमीन पर सो रही है। जॉयल और टेस उस पर गन ताने हुए हैं। वो उसके बाइट के बारे में पूछते हैं और एली का जवाब है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो आगे बताती है कि फायरफ्लाइज एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें एली की जरूरत है। जॉयल अब भी उस पर शक कर रहा है, लेकिन टेस कन्विंस करती है कि वो प्लान फॉलो करें क्योंकि फायरफ्लाइज उन्हें सप्लाईज देंगे। जॉयल, एली और टेस क्वारंटीन जोन से बाहर निकलते हैं ताकि वो फायरफ्लाइज के बेस तक पहुंच सकें। हमें क्लिकर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस हैं, जिन्हें कॉर्डिसेप्स फंगस कंट्रोल करता है। क्लिकर्स ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो साउंड के थ्रू अपने टारगेट को लोकेट करते हैं। जॉयल और टेस काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन एली के लिए ये पहला इनकाउंटर है। म्यूजियम के अंदर एक काफी इंटेंस फाइट होती है जिसमें क्लिकर्स इन पर हमला करते हैं। जॉयल और टेस मिलकर उनसे लड़ते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में टेस को काट लिया जाता है।
टेस बिल्कुल टूट चुकी है क्योंकि उसे पता है इन्फेक्टेड होने का मतलब क्या है। जब ये लोग फायरफ्लाइज के सेफ हाउस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फायरफ्लाइज का पूरा ग्रुप ऑलरेडी डेड है। टेस जॉयल को कन्विंस करती है कि एली को लेकर मिशन कंटिन्यू करे क्योंकि एली माइंडकाइंड के लिए एक होप हो सकती है। इसके बाद टेस इन्फेक्टेड लोगों को रोकने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और जॉयल और एली आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। टेस की अचानक मौत के बाद जॉयल और एली बिल के कैंप की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं जो इनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन जॉयल काफी उदास और गुस्से में है। उसे लगता है सब एली की वजह से हुआ है और एली जो महसूस करती है सीधा बोल देती है। उसका मानना है उन्होंने खुद अपने फायदे के लिए ऐसा किया था, इसलिए जॉयल को उस पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। आखिर में जॉयल अपना गुस्सा समझ जाता है और एली के साथ अच्छा बिहेव करने लगता है। जब ये लोग पुराने गैस स्टेशन पहुंचते हैं, एली को एक पुरानी मॉर्टल कॉम्बैट सेकंड आर्केड गेम मिलती है। वो बेसमेंट में जाती है। यहाँ एक इन्फेक्टेड मलबे के नीचे फंसा है। एली नीचे जाकर उसे मार देती है, पर वो ये बात जॉयल को नहीं बताती। इसके बाद ये बिल के घर पहुंचते हैं। यहाँ अजीब चीजें हैं। फ्लावर्स मुरझा गए हैं, घर का दरवाजा खुला है। एली को एक लेटर मिलता है जिसमें बिल और फ्रैंक की कहानी है। बिल और फ्रैंक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बिल ने अपने अकेलेपन से कैसे जीना सीखा। जब फ्रैंक बिल के घर आता है, दोनों के बीच प्यार शुरू होता है। साल गुजर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। 2023 तक फ्रैंक बीमार हो जाता है और वो अपनी जिंदगी खत्म करने की बात करता है। बिल भी साथ जाना चाहता है। दोनों मिलकर शांति से एक दूसरे के साथ दम तोड़ देते हैं। बिल का लेटर जॉयल को एक हैवी रियलाइजेशन देता है। लेटर में बिल का मैसेज अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी पर फोकस करता है, जिससे जॉयल एली को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटिवेट होता है ताकि वो टेस और बिल की यादों को संभाल सके। एली बिल के घर से एक गन चुरा लेती है। वो उस गन को चेक कर रही है। उसने इस बारे में अभी तक जॉयल को नहीं बताया। ये एक गैस स्टेशन पर रुके हैं। जॉयल गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहा है। फिर ये दोनों वर्मिंग की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। ये बहुत संभल कर जा रहे हैं। इसके बाद ये एक जंगल में कैंप लगाते हैं। असल में इन्हें इन्फेक्टेड से दूर रहना है। जॉयल वार्न करता है कि इन्हें आग नहीं जलानी चाहिए क्योंकि कोई भी इन्हें देख सकता है। एली अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही है जो बेसिकली एक जोक बुक है। एली जॉयल को कुछ जोक सुनाती है। जॉयल उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। अगली सुबह ये कैंसस सिटी के पास एक ब्लॉकेड पर पहुंचते हैं। इन्हें दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा। जॉयल डिसाइड करता है कि ये सिटी से होकर गुजरेंगे। इन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि ब्लॉकेड जानबूझकर रखा गया है। एली देखती है कि क्वारंटीन जोन बिल्कुल सुनसान है। फेडरा का कोई इंसान नहीं। तब एक आदमी लड़खड़ाते हुए सड़क पर आता है और हेल्प मांगता है, लेकिन जॉयल इस चाल को अच्छे से समझता है। तभी अचानक इनके ट्रक पर अटैक होता है। जॉयल फौरन एली को एक शॉप में छुपने को कहता है और उन अटैकर से लड़ने लगता है। जॉयल सबका काम तमाम कर देता है, पर एक यंग लड़का उस पर अटैक करता है। तब एली अपनी नई गन से उस अटैकर पर गोली चला देती है। जॉयल शॉक्ड है कि एली को गन चलाना पड़ा। हालात को देखते हुए वो अटैकर को मार देता है। जहाँ ये गन फाइट खत्म होती है, जॉयल अब ज्यादा बातें कर रहा है और अपने पास्ट की कुछ चीजें शेयर कर रहा है, जैसे उसका भाई टॉमी के बारे में। इनके बीच एक फादर फिगर जैसा कनेक्शन दिखाई देता है, लेकिन जॉयल अब समझ रहा है कि एली को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। एली का कहना है ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी को गोली मारी, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये इन दोनों के लिए एक सैड सिनेरियो है जहाँ इन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है और ये दुनिया इनकी इनोसेंस को छीन रही है। यहाँ कैथलीन का इंट्रोडक्शन होता है जो उन लड़कों के कम्युनिटी की लीडर है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ऑब्सेस्ड है और वो हेनरी को ढूंढ रही है जिसने उसके भाई को धोखा दिया था। कैंसस सिटी के लोग जॉयल और एली को ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ लोगों को हथियारों के साथ भेजा जाता है। जॉयल और एली एक पुरानी शॉप में छुप जाते हैं। जॉयल को पता चलता है कि एली तभी फेडरा स्कूल गई थी। तब वो उसे गन रखने की परमिशन देता है। रात को दोनों एक बिल्डिंग में छुपते हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे जॉयल और एली मिलकर लॉक डोर्स या ब्लॉकेड पाथ को क्रॉस करते हैं, जो नॉटी डॉग के 2013 वीडियो गेम का एक बेसिक गेम प्ले मैकेनिज्म है। रात को जब इनकी आंख लग जाती है, दो बच्चे इन पर गन ताने हुए हैं। एली जॉयल से पूछती है कि ये लोग कौन हैं? ये न तो फेडरा हैं और न फायरफ्लाइज। जॉयल कहता है ये सिर्फ लोग हैं। कैंसस सिटी में अब सिर्फ फेडरा नहीं बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। अब हमें जॉयल और एली के यहाँ आने से 10 दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है।
इस वक्त लोगों में फेड्रा के खिलाफ बगावत चल रही थी। लोगों ने फेड्रा को टॉर्चर किया और फिर उन्हें मार दिया। असल में कैंसस सिटी का फेड्रा काफी खतरनाक था। एक तरह से वो डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा था। उन्होंने 20 सालों तक बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया, मारा, उनका रेप किया, जिससे लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। इस वक्त हेनरी जो यहाँ काम करता है, उसकी वजह से कैथलीन की भाई की मौत हो गई है, इसलिए कैथलीन ने उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया है। हेनरी और उसका छोटा भाई सैम, जो कि गूंगा बहरा है, अपने साथियों और डॉक्टर की हेल्प से छुप गए हैं, लेकिन डॉक्टर पकड़ा जाता है। उसे बाद में कैथलीन मार देती है। इससे हेनरी और सैम मुश्किल में आ जाते हैं। हेनरी चाहता है कि वो जॉयल की मदद लेकर सिटी से भाग जाए, इसलिए वो जॉयल और एली से मिलने की कोशिश करते हैं। हेनरी का मोटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका छोटा भाई सैम ल्यूकीमिया से सफर कर रहा है, इसलिए उसे दवाई की जरूरत है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसने फेड्रा से दवा लेने के बदले मिशेल की लोकेशन उन्हें बता दी, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ कैथलीन भी अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है। उसका दुख उसके वायलेंट एक्शन में नजर आता है। वो हेनरी को मारना चाहती है क्योंकि उसको लगता है सब कुछ हेनरी की वजह से हुआ। प्रेजेंट में हेनरी और सैम ने जॉयल और एली पर गन तानी हुई है। सिचुएशन को समझते हुए इनके बीच बॉन्ड डेवलप होने लगता है। एली और सैम बहुत मासूम हैं, यानी ये इस दुनिया की हार्श रियलिटी से अलग हैं। जब ये अंडरग्राउंड टनल से भाग रहे होते हैं, इन्हें एक स्नाइपर का सामना करना पड़ता है। जॉयल स्नाइपर को मार देता है, लेकिन ये खुद एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जब कैंसस सिटी के लोग इन्हें ढूंढ लेते हैं, यहाँ एक एक्सप्लोजन होता है जो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को बाहर निकाल देता है। इसके बाद कैथलीन पर एक क्लिकर अटैक कर देता है। फाइनली एली और सैम अपने डर शेयर करते हैं। एली अपने अकेलेपन का डर बताती है, जबकि सैम को काटा गया है। वो सोच रहा है उसके साथ अब क्या होगा। वो एली पर अटैक कर देता है। तभी जॉयल और हेनरी आ पहुंचते हैं। हेनरी सैम पर गोली चला देता है, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर वो खुद भी अपने आप को मार लेता है। जॉयल और एली उन्हें दफनाते हैं। 3 महीने गुजर चुके हैं। ये व्योमिंग पहुंचते हैं। ये वहाँ के लोगों से रास्ता पूछते हैं। इस दौरान जॉयल उन पर गन ताने हुए है ताकि सब सेफ रहें। लोकल कपल बताते हैं कि आगे का रास्ता खतरनाक है, वहाँ बहुत सी लाशें हैं और इन्फेक्टेड भी होंगे। जॉयल और एली अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रात में वो अपने ड्रीम शेयर करते हैं। जॉयल एक शीप रैंच खोलना चाहता है, जबकि एली एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। लेकिन जैसे ही एली फायरफ्लाइज के वैक्सीन के बारे में पूछती है, इन दोनों के दिमाग में सैम का ख्याल आ जाता है। जॉयल को ये समझ आता है कि वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होगा। सुबह होते ही ये नदी पार करते हैं। इन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं। उन्हें जॉयल और एली को चेक करना है। यहाँ जॉयल को डर लगता है कि डॉग एली को इन्फेक्टेड न समझ ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एली को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन डॉग एली के साथ खेलने लगता है। इस ग्रुप की लीडर मारिया, जो जॉयल की बहन और टॉमी की वाइफ है, इन्हें अपने कैंप ले जाती है। इस कैंप में सभी फैसिलिटीज हैं, जहाँ स्कूल, सिनेमा और प्रेयर हॉल्स हैं। ये लोग फेड्रा या फायरफ्लाइज की तरह नहीं हैं। इन्होंने अपनी अलग कम्युनिटी बना ली है। यहाँ डेमोक्रेटिक रूल है, लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं। लेकिन मारिया को जॉयल की टेंशन है, क्योंकि उसने सुना है कि जॉयल का पास्ट काफी वायलेंट है। जब जॉयल और टॉमी मिलते हैं, दोनों खुश होते हैं, लेकिन कुछ टेंशन भी है। जॉयल को महसूस होता है कि टॉमी उससे दूर हो गया है, क्योंकि मारिया चाहती है कि टॉमी जॉयल से दूर रहे। असल में मारिया प्रेग्नेंट है। वो नहीं चाहती उसके बच्चे या टॉमी को कोई खतरा हो। जॉयल टॉमी से अपना डर शेयर करता है कि वो एली को अपनी बेटी सैरा की तरह खोने से डर रहा है। टॉमी को उसकी फीलिंग समझ आती है। जॉयल चाहता है टॉमी एली को यूनिवर्सिटी कैंप ले जाए, क्योंकि जॉयल को ऑलरेडी 2 बार पैनिक अटैक आ चुका है और वो उसे कैंप नहीं ले जा पाएगा। लेकिन एली को ये बात पसंद नहीं आती। एली का कहना है उसने पहले ही अपनों को खोया है और अब वो जॉयल को खोने से डर रही है। उसका मानना है अगर वो चली गई तो उसकी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन रहेगा। इस इमोशनल कॉन्वर्सेशन के बाद जॉयल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एली को ये कहने की कोशिश करता है कि वो उसका डैड नहीं है, बट वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन जॉयल एली को चॉइस देता है कि वो उसके साथ चले या टॉमी के साथ। एली बिना सोचे समझे जॉयल को चुनती है और फिर ये कम्युनिटी से निकल जाते हैं। जॉयल उसे राइफल चलाना सिखाता है, जो एली के लिए काफी एक्साइटिंग है। इस दौरान ये एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं और जो पास्ट में हुआ उससे डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, यहाँ कोई फायरफ्लाई नहीं है, यहाँ सिर्फ बंदर हैं। असल में यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा था।
वहीं बाहर कुछ लोग इनका घोड़ा देख लेते हैं। जब ये भागने की कोशिश करते हैं, एक आदमी जोएल पर अटैक कर देता है। ये उसे मार देते हैं, लेकिन इन सब में जोएल घायल हो चुका है। वो बेहोश हो जाता है, जिससे एली की फिक्र बढ़ गई है। वो जोएल को एक पुराने घर में ले आती है। जोएल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे एहसास होता है ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। वो एली से कहता है कि उसे छोड़ दे ताकि वो टॉमी के पास जा सके। एली इस बात को अच्छे से समझती है, पर उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अब हमें पास्ट का दिन दिखाया जाता है, जब एली फेडरा स्कूल में थी। वहाँ उसकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि वो स्कूल में फिट नहीं हो रही थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार जब उसकी क्लासमेट बैथनी उसे तंग करती है, तो एली उससे पंगा लेने से पीछे नहीं हटती। वो उसे मारने लगती है। इसी वजह से एली को प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है, जहाँ कैप्टन उसे समझाता है कि अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगी तो वो कैप्टन बन सकती है। शाम को एली अपने कमरे में अपनी फेवरेट बुक पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान खाली बिस्तर की तरफ है। ये बेड उसकी दोस्त का है जो स्कूल से भाग गई। रात में एली की दोस्त रिले चुपके से उसके कमरे में आती है और उसे बाहर चलने के लिए कहती है। रिले बताती है उसने एक खाली शॉपिंग मॉल के बारे में सुना है। एली को ये सब सुनकर क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वो थोड़ी परेशान भी है, पर फिर भी वो चलने के लिए रेडी हो जाती है। शॉपिंग मॉल में रिले एली को कुछ चीजें दिखाती है, जिसमें से एक एस्केलेटर है, जिसे एली पहली बार देखती है। फिर ये झूले पर चढ़ते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये फोटो बूथ जाते हैं और फिर एक गेमिंग आर्केड में गेम खेलते हैं, जो एली का फेवरेट गेम है। लेकिन जैसे ही इनका दिन मजेदार होता है, एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रिले बताती है कि उसका मिशन एटलांटा जाने का है और बॉस्टन में उसकी ये आखिरी रात है। उसने फायरफ्लाइज ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर एली नाराज हो जाती है, क्योंकि वो अपनी दोस्त की फायरफ्लाइज ज्वाइन करने की सोच से खुश नहीं है। गुस्से में वो मॉल के एंट्रेंस की तरफ चल पड़ती है, लेकिन फिर ये सोचती है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, तो वापस आ जाती है। ये दोनों हैलोवीन प्रॉप स्टोर में होते हैं, जहाँ एक इन्फेक्टेड इनके पास आता है और दोनों को काट लेता है। ये दोनों डर जाती हैं। रिले और एली के बीच बातें होती है कि इन्हें क्या करना चाहिए, और ये भी डिस्कस होता है कि क्या वो खुद को मार सकती हैं या फिर जीने की कोशिश करें। रिले की यही याद एली को हर वक्त लाइफ को न छोड़ने की ताकत देती थी। अब वो जोएल के लिए भी वही करना चाहती है। एली एक स्विंग नीडल और थ्रेड ढूंढती है और जोएल की वूंड को स्टिच करती है। जोएल की वजह से इनका बॉन्ड और भी गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ सिल्वर लेक के सर्वाइवर कम्युनिटी में लीडर डेविड उपदेश दे रहा है और हैना को तसल्ली दे रहा है। उसके डैड की मौत हाल ही में हुई है। डेविड और उसका लेफ्टिनेंट जेम्स शिकार करने निकलते हैं। एली जो जोएल की ट्रीटमेंट कर रही है, वो भी शिकार करने जाती है। उसका डेविड और जेम्स से सामना होता है। डेविड जानवर देने के बदले मेडिसिन देने का ऑफर करता है। एली मेडिसिन लेकर भाग जाती है और जोएल को ठीक करने की कोशिश करती है। सिल्वर लेक में डेविड कम्युनिटी को खाना सर्व करता है। ये शायद इंसानों का मीट है। बाद में डेविड अपने साथियों के साथ एली को ढूंढने निकलता है। एली वक्त रहते जोएल को छुपा देती है और उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वहाँ से भागती है, पर पकड़ी जाती है। एली को केज में बंद कर दिया जाता है, जहाँ डेविड उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। एली मौका देकर डेविड की उंगली तोड़ देती है और भागने की कोशिश करती है। उधर जोएल एली को ढूंढते हुए सिल्वर लेक में घुस आता है और ब्लड को फॉलो करता है। यहाँ इंसानों का वेस्ट पड़ा है, जबकि डेविड और जेम्स एली को मारने वाले होते हैं, लेकिन एली अपना बाइट दिखाकर उनका ध्यान भटका देती है और जेम्स को मार डालती है। इसके बाद एली और डेविड में भी फाइट होती है और एली अपनी जान बचाने के लिए उसे भी खत्म कर देती है। एली घायल है। जोएल उसे ढूंढ लेता है और कंफर्ट करता है। दोनों सिल्वर लेक से निकल जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। जोएल और एली फाइनली फायरफ्लाइज के बेस तक पहुंच गए हैं, जहां डॉक्टर्स एली पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी का सीक्रेट समझकर एक वैक्सीन बनाई जा सके। लेकिन ये प्रोसेस एली के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें उसकी जान जा सकती है। जोएल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और प्यार की वजह से पूरे फायरफ्लाइज टीम को मार डालता है और एली को अपने साथ ले जाता है। मैडलिन जो फायरफ्लाइज की लीडर है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोएल उसे भी मार देता है। जब एली होश में आती है तो जोएल उससे झूठ बोलता है कि फायरफ्लाइज ने वैक्सीन बनाने का प्लान छोड़ दिया। एली को जोएल पर शक होता है, लेकिन वो उसके झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। जल्दी ही सेकंड सीजन आने वाला है, देखते हैं उसमें क्या होगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।